बरेली के साहित्य पे जब हम बात करते हैं तो इसमें कई लोग हमारे सामने आते हैं। जैसे मॉडर्न आज भी एक लंबे दौर से जो लगातार लोगों के दिलों में बसे चले आ रहे हैं, वसीम साहब तो हैं ही वो। इसके अलावा हिंदी साहित्य में जो लोग हिंदी साहित्य के रुचि वाले लोग हैं उनके लिए वीरेन डंगवाल जी का एक बड़ा नाम है। इसके अतिरिक्त भी कुछ नाम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाते हैं। इसी में एक बड़ा अद्भुत नाम है राधे श्याम कथावाचक का। देखिए, बरेली के परिदृश्य को देखा जाए, 1890 की पैदाइश है उनकी, ठीक है ना। उससे पहले के लोग कम मिलते हैं। और 17 साल की उम्र में राधे श्याम कथावाचक ने राधे श्याम रामायण लिख ली थी, 17 साल की उम्र में जी। इससे पहले हमारे पास केवल 2 रामायण हैं, वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई संस्कृत में रामायण है और रामचरितमानस है जो अवधि में लिखा है तुलसीदास जी ने। लेकिन राधे श्याम कथावाचक ने उस समय जो रामायण लिखी उसमें जो हम लोगों की बोलचाल की भाषा थी जो मतलब उस समय उर्दू भी भाषा थी, हिंदी भी आ रही थी और हिंदी उर्दू में उन्होंने लिखी। और पहले इनकी जो रामायण थी इसमें उर्दू बाहुल्य बहुत ज़्यादा था, राइट। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि 6 इसके प्रसंस्करण हुए। 3 बार तो राधे श्याम कथावाचक ने खुद उसको बदला और उसमें बाद में कुछ और लोगों ने बदला, तो काफ़ी कुछ हिंदी में, जैसे सीता की जुल्फ लहराई, रावण का जनाजा जा रहा है, तो इस तरह से ये लिखी गई थी। और 17 साल की उम्र में राधे श्याम कथावाचक ने रामायण को लिखकर, और चूँकि इनके पिता जो हैं वो कथाएँ करते थे और इन्होंने फिर राधे श्याम तर्ज बनाई, जिस तर्ज पे ये गाई जाती है, तो राधे श्याम तर्ज। पहली बार ही राधे श्याम कथावाचक ही वो आदमी थे जिन्होंने पहली बार अपनी कथाओं में संगीत का इस्तेमाल किया। अच्छा, एक हम यहाँ पे टोकना चाहेंगे या समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने कहा कि पहली बार इन्होंने राधे श्याम तर्ज बनाई, यहाँ पे तर्ज बनाई होगा या राधे श्याम की जो कथा थी वो लोग तर्ज में ढल गई? नहीं, उस तर्ज पे भी लोग गाने लगे? नहीं, देखिए ना, कोई गाना आपने गाया जी, फिर वो गाना लोगों ने वैसे ही गाया, तो गाना किसने गाया? तो जिसने गाना बनाया तर्ज तो उसी की हुई ना। हाँ, नहीं, उनको फॉलो करने लगे लोग फिर उनको नहीं, पहले तो वो जो उन्होंने संगीत में कथा बनाई अपनी रामायण कला, उस जमाने में नेपाल नरेश के यहाँ, जयपुर नरेश के यहाँ, काशी नरेश के यहाँ, और ऐसे ही जो बड़े बड़े घराने थे। और राधे श्याम कथावाचक एक अच्छी फीस लेते थे अपने कथा को वाचन की, और कई कई दिन कथाएं उनकी होती थी। तो संगीत में ढाल के जिस शैली में उन्होंने उसको बोलना शुरू किया, जिसको गाना शुरू किया, उसी को राधे श्याम तर्ज कहा गया। और राधे श्याम तर्ज जो है वो दुनिया हिंदुस्तान में बहुत फैली। जी। आप सोचिए, 17 साल की उम्र तक उन्होंने ये काम कर लिया था। उसी समय जो बम्बई था, वहाँ पर इस समय हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का राज था, तो बम्बई में अंग्रेज़ों ने अपने मनोरंजन के लिए अल्फ्रेड कंपनी नाम से एक कंपनी खोली थी, जिसमें नाटक खेले जाते थे, शेक्सपियर नहीं, पारसी नहीं, अच्छा, वो अंग्रेज़ों की कंपनी थी। अच्छा, पारसी अभी नहीं आया है, अच्छा, ठीक है ना, पारसी से पहले का, हाँ, ये पारसी से पहले का दौर है। उसमें शेक्सपियर के नाटक या अंग्रेजी जो नाटक थे वो खेले जाते थे। पारसी जो होता है वो बड़ा समझदार आदमी है। पारसी हमेशा बिजनेस को पकड़ता है, बिजनेस को देखता है। उसने देखा ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, एक बार कुछ चीज़ें सेट कर दो, आदमी अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, टिकट लग रहा है, कमाई हो रही है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कैंटोनमेंट गया वहाँ पारसी गया है। क्या था कि कैंटोनमेंट जो होता था, जिस शहर में जाता था उस शहर को वो नहीं जानता था। शहर में और कैंटोनमेंट के बीच में रिश्ते पैदा कराने वाला पारसी होता था। जहाँ जहाँ आप देखिए वहाँ आपको पारसी मिलेगा। बरेली में भी नरीमन करके एक फैमिली थी, 5 फैमिलीज थी जो पारसीज की थी, जिन्होंने बरेली और बरेली कैंटोनमेंट में एक रिश्ता बनाया। उन्होंने यहाँ पेट्रोल पंप लगाए, उन्होंने ही शराब की पहली दुकान खोली, उन्होंने ही सप्लाईज की दुकानें यहाँ खोली। खैर, तो पारसियों ने देखा कि ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, तो उन्होंने उस ज़माने में, चूँकि उर्दू का ज़माना था, तो लैला मजनू, शीरी फरहाद, इस तरह के नाटक लिए, जिनके संवाद जो थे वो अश्लील थे, भोंडे थे, डायलॉग्स भोंडे थे, और आदमी लोग ही उसमें नायिकाओं का काम करते थे। तो इस तरह से ये कंपनियां बम्बई से या कहीं और से निकल के गुजरात में भी थी, ये पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करती थी और हर शहर में शोज़ करती थी, तो बरेली में भी करती थी। तो पंडित जी की जहाँ झोपड़ी थी, राधे श्याम कथावाचक बहुत गरीब थे, जहाँ उनकी झोपड़ी थी, उसके बराबर में एक चित्रकूट का महल था। तो चित्रकूट के महल को किराए पे लेके ये पारसी रंगमंच जो है वहाँ पर अपना रियाज करता था। तो जब रियाज करता था, वो संगीत की थापें, वो आवाज़ें, वो सब इनके कान में पड़ती थी। जो इन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, पिता ने मना कर दिया, लेकिन ये फिर भी पहुँचे। और जब इन्होंने वहाँ शीरी
फरहाद हो या लैला मजनू जैसे देखा तो वो बहुत फूल बहुत ही वाहियात किस्म का नाटक था। तब पंडित जी ने नाटकों में घुसे और धीरे धीरे उन्होंने हमारी हिंदू मैथोलॉजी में से बहुत सारे पात्र निकाल कर, जैसे भक्त प्रहलाद है, परशुराम लक्ष्मण संवाद है, वीर अभिमन्यु है, रुक्मणी संवाद है, तो इस तरह से उन्होंने हमारी मैथोलॉजी से कैरेक्टर लिए और उन पर नाटक लिखे और हिंदी में नाटक लिखे। तो पंडित जी बरेली से पहले आदमी ऐसे रहे हैं जिन्होंने उस पूरे पारसी थिएटर को पूरे भारत में हिंदी नाटक दिए, उर्दू का बाहुल्य खत्म कराया, हिंदी नाटक दिए, और उनके नाटकों को देखने वाले या उनके नाटकों की उद्घाटन करने वाले या शुरुआत करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय इस हैसियत के लोग होते थे। और मदन मोहन मालवीय से तो उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो उस ज़माने में हिंदी नाटक लिखना, पूरे भारत में हिंदी नाटकों को लेके जाना, उनके डायलॉग्स लिखना, उनके गीत लिखना, ये सब काम पंडित जी ने किया। पंडित जी ने किया। 1930 में उन्होंने ये काम भी बंद कर दिया। अच्छा। 1933 में पहली बोलती फिल्म आती है आलम आरा, ठीक है ना, बम्बई में बनती है। उससे पहले फिल्में बोलती नहीं थी और पहली फिल्म सबको पता है कि आलम आरा थी। जब आलम आरा बम्बई में बन रही थी, पंडित जी बरेली से निकलकर कलकत्ता में शकुंतला फिल्म बना रहे थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि बरेली का एक आदमी जिसे फिल्म इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो वहाँ पर फिल्म की कहानी लिख रहा था और डायरेक्शन कर रहा था। और सोहराब मोदी की एक फिल्म थी झांसी की रानी, उसमें कोई गीत नहीं होना था क्योंकि झांसी की रानी में क्या गीत होगा, लेकिन उन्होंने उसके शायद 10 गीत लिखे और सोहराब मोदी ने शामिल किए। हाँ, तो बरेली से एक इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसने रामायण को लिखा, जिसने पूरा पारसी थिएटर के मंच को बदल दिया और जिसने हिंदी में नाटकों को आगे बढ़ाया, जिसने मतलब फिल्म बनाई जब शुरुआती दौर में, और उसके साथ साथ वो बरेली से पत्रिकाएं निकालते थे, है ना। उनकी एक पत्रिका थी, साहित्यिक पत्रिका थी, वो निकलती थी। जब उन्होंने वो पत्रिका बंद की, प्रेमचंद ने उसके बाद अपनी हंस शुरू करी। तो प्रेमचंद ये कहते थे, प्रेमचंद ने कहा है कि मुझे बहुत सारे पाठक इसके मिले हैं, राधेश्याम कथावाचक की पत्रिका के पाठक मिले हैं, है ना। तो आप सोचिए कि बरेली इतना बड़ा सेंटर रहा है साहित्यिक गतिविधियों का, और इस तरह की शख्सियत जगह जगह नहीं होती। और पंडित जी को मानने वाले तो पूरे हिंदुस्तान भर के सारे साहित्यकार, प्रेमचंद उनके पास आने वाले थे, गांधी जी उनके पास आते थे, महात्मा नेहरू जी और पटेल और इस तरह के लोग तो उनके साथ लगे ही रहते थे, मालवीय जी, तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। अच्छा, ऐसा नहीं लगता भैया कि जैसे पंडित जी का इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व था, बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क थे उनके, इतना अद्भुत क्रांतिकारी कदम उठा रहे थे वो, तो उस दौर में तो जाहिर सी बात है काफ़ी सम्मान था उनका। लेकिन मैं पिछले 10 साल से बरेली में हूँ, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि बरेली का जो एक आमजन है वो उनको समझ भी रहा है, जान भी रहा है। जैसे इधर देखा पिछले 8-10 सालों से जब हमारी राजनीति थोड़ा बदलाव आया, तो वहाँ पर राम नाम की एक लूट मची। तो उस राम नाम की लूट में पंडित जी को कोई फायदा नहीं हुआ, पंडित जी को फायदा नहीं हुआ, बट उनके नाम को जरूर लूटने का प्रयास किया गया, शहर में भी अपने या अलग अलग तरीके से। तो इस पर क्या आप कह सकते हैं? देखिए, हमारे डीएम रहे हैं वीके सिंह जी। वीके सिंह साहब ने पंडित जी के बहुत बड़े फैन थे, बहुत काम करते थे, बल्कि वो बहुत साहित्य अनुरागी आदमी थे। उन्होंने निरंकार देश सेवक का बर्थडे मनाया, उनका पूरा घर सजवाया, उन्होंने पंडित जी पे अच्छा काम किया, पंडित जी को उठाने की कोशिश करी और उनके कई नाटक खिलवाए। ऐसे ही उन्होंने बरेली की जुड़ी जो भी साहित्यिक विभूतियाँ थी उनको भी सब किया। लेकिन अच्छा, इसमें एक बात और है, जो रामायण प्रसिद्ध हुई थी इनकी, जो टेलीविज़न पे रामायण आती थी रामानंद सागर की, वो भी राधेश्याम कथावाचक पे ही बेस्ड थी, ठीक है ना। उन्होंने बहुत कम सामान दोनों रामायण से लिया है, राधेश्याम कथावाचक से ही उन्होंने सारे तथ्य उठाए हैं, और ये उन्होंने कहा भी है ना। तो बरेली में उनके नाम पे राजनीति हुई, या बरेली में उनके नाम को भुनाया गया, या बरेली में उनके नाम पे जिस तरह के कार्यक्रम हुए, वो सब बात की बात है। और जैसे मैंने ये महसूस किया है ऐसा, चलिए फिर वो राजनीतिक बात ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल हम लोग साहित्यिक बात करने बैठे हैं, वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें होंगी। लेकिन मज़ेदार बात ये लगती है कि जैसे हम लोग जब पैदा हुए तो हमारे सामने राधेश्याम रामायण की थी, रामलीला में हम उसको सुनते थे, हर जगह उसको सुनते थे, घर परिवारों में एक निरक्षर व्यक्ति भी गा रहा है, कभी वो ढोला शैली में गा रहा है, कहीं नौटंकी शैली में गाई जा रही है। लेकिन राम का एक विराट व्यक्तित्व जो था, जन जन का जो नायक बनाया, वो इनका एक बड़ा भूमिका थी। इधर हम देख रहे हैं उन पर कुछ लोगों ने किताबें लिखी,
हाँ, एक चीज जैसे- मैं और कहूंगा जी। कि विंडरमेयर में जो डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह का ब्रजेश्वर सिंह, विंडरमेयर है, जी। इन्होंने इस राम कथा को, इस राधेश्याम रामायण को बहुत अच्छी तरीके से 1 घंटे की प्रस्तुति में प्रस्तुत किया है, और जी। उसके पूरी रामायण के अंश लेके और इसको नाटक में लाके, जबकि नाटक तो राधेश्याम रामायण के सुभाष नगर में लगातार होते रहे, वहाँ भी एक जितेंद्र भाई हैं, वो कराते रहे हैं, लंबे समय दौर से जुड़े रहे हैं। राधेश्याम जी अपने ज़माने में, चूँकि उनकी बगिया उसी इलाके में थी, बदायूं रोड पर ही थी, और बगिया तो अब ख़त्म हो गई है, एक छोटा सा उनका एक मंदिर सा बचा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पर वो सारे चीज़ें लिखा करते थे, उस बगिया में रह के काम करते थे। तो केवल विंडरमेयर ने एक अच्छा काम ये किया है कि राधेश्याम रामायण को की प्रस्तुति इतनी खूबसूरत कर दी है कि वो पूरे देश में और पूरी विश्व में दिखाने लायक बनी। दिखाने लगा। विंडरमेयर तो बरेली में नो डाउट बहुत तो गजब वाला काम कर रहा है कि जब आप वहाँ बैठे होते हैं लग रहा होता है कि मंडी हाउस आपके आसपास है। हाँ, मतलब बरेली में इतने बड़े बरेली का ब्लैक मंडी बॉक्स को हाउस, बना जी। लेना और पूरे जी। भारत के या बाहर के नाटकों को बरेली लेके आना, बरेली की जी, जनता को जी। दिखाना, है ना। जी। लेकिन बड़े तकलीफ होती है जब कई बार दर्शक नहीं जुटते हैं या लोग जी, उतना वो नहीं करते नहीं हैं। करते। एक हमारे दोस्त हैं एम सईद भी दिल्ली से आके यहाँ पर बहुत अच्छे नाटक अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो अकेले आदमी जिन्होंने गालिब पे 5 नाटक लिखे हैं। अभी उन्होंने मीना कुमारी और कमाल अमरोही पे एक नाटक लिखा है, जिसका उन्होंने दुबई में शुरुआत की। ये इस बात से हटके है, लेकिन मैं नाटकों की अगर बात कर रहा हूँ तो जो अच्छे लोग हैं वो कोशिश करते हैं शहर की जनता को कल्चर देने की, है ना। अब ये अलग बात है कि आप कल्चर को कितना लेते हैं। थोड़ा कमर्शियल ज्यादा है बरेली। खैर जो भी है, एक आखिरी प्रश्न और आपसे थोड़ा सा, जिससे हम किताब में बात कर रहे थे, हम लोग कुछ भटक गए। तो अभी एक आयोजन हुआ था इस साल, तो वहाँ एक किताब का विमोचन हुआ, तो उस बंदे की किताब में लाया, थोड़ा सा मैं भी पढ़ लिख लेता हूँ कभी कभी, तो मैंने रात भर में वो किताब पढ़ डाली। तो मुझे लिखा कि यार ये मतलब क्यों लिख रहा है ये किताब, क्यों मतलब लिखी जा रही है, उनका ये पक्ष, उनका फला, उनका ढिमका, मतलब उसको कोई भी एक सामान्य व्यक्ति नहीं। राधेश्याम जी का, राधेश्याम जी के ऊपर किताब लिखी है, और कहते हैं कि उनके ऊपर 6, 7, 8 किताबें लिख डाली हैं। तो वो फिर मैंने अगले दिन उन्होंने हमसे पूछा कि कैसी किताब लगी, तो मैंने स्पष्ट बताया जैसे कि मेरी आदत है। हमने सर बहुत बकवास थी, मुझे लगा कि मैंने अपनी नींद खराब की और पैसा खराब किया। ऐसा है ना, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा लिखना जी, या किसी की 50 किताबें एक साथ लिख देना, अंतर है जी। आप क्वालिटी वर्क कर रहे हैं कि जी। क्वांटिटी वर्क कर रहे हैं, जी, है ना, तो इसमें फर्क है। तो इसी श्रेणी में मैं एक अंतिम पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी शायद लिख रहे हैं कुछ, लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। राधेश्याम कथावाचक में, तो आप किस रूप में प्रस्तुत करेंगे राधेश्याम कथावाचक में? मैंने राधेश्याम के परिवार से मेरा गहरा नाता है, पिछले मैं 30 सालों से उस परिवार से जुड़ा हूँ, उनके परिवार के आयोजनों में आना जाना। और पंडित जी ने अपने पोतों को खुद पाला है, काशीनाथ जी को, विश्वनाथ जी को, शारदा भार्गव उनकी पोत्री हैं उनको। तो विश्वनाथ जी तो अब नहीं है, लेकिन काशीनाथ जी से और शारदा दीदी से मेरे बड़े गहरे संबंध है। तो मैं उनसे जब तक उनके बाबा के बारे में पूछता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पूछता रहता हूँ, उनके घर जाता रहता हूँ, पंडित जी को उन दीवारों में महसूस करता रहता हूँ। तो पंडित जी की जो भाषा है, पंडित जी की जो अप्रोच है, पंडित जी का जो ज्ञान की तरफ जाना है, या पंडित जी का जिस तरह से चीज़ों को सहज बनाना है, हिंदू माइथोलॉजी के कैरेक्टर मुश्किल है, लेकिन उन्हें सहजता से लेके आना और जनमानस तक पहुंचा देना, ये एक बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। आसान लिखना सबसे मुश्किल है। मुश्किल है। आसान लिखना सबसे मुश्किल है। आसान लिखना हाँ। मुश्किल है। और आसान ही जो होता है वो जन जन तक पहुंचता है, जन जन की भाषा बनता है। ऐसे ही उन्होंने रामायण को भी किया। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनकी राइटिंग में, उनकी अप्रोचेस में, उनकी सोचने में ऐसी कौन सी विशेषता, कौन सा गुण था, जैसे प्रेमचंद हैं या मंटो हैं, जिस तरह से लिखते हैं, तो उनके एक अप्रोच होती है, उनका एक पढ़ने वाला वर्ग बनता है। तो पंडित जी जो पूरे हिंदुस्तान तक या हिंदुस्तान से बाहर पहुँचे, तो उनकी राइटिंग में ऐसा क्या था, या जन कल्याण की क्या भावना थी, या भाषा को लेके, साहित्य को लेके वो कहाँ तक सोच सकते थे, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को चेंज किया, उर्दू के ज़माने में हिंदी को वो कैसे रख पाए, ठीक है ना। आप सोचिए कि अमीर खुसरो से लेकर अब तक हमने हिंदवी की यात्रा की है, और एक पूरे दौर से गुजर के आए हैं। तो उस दौर के उस गहरे कोहरे में से झीने पर्दे तक आना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो मैं भी एक कोहरे में यात्रा कर रहा हूँ और झीने पर्दे तक आ रहा हूँ। अब देखिए वो काम कैसे। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी किताब लोगों तक पहुँचे। एक्चुअली हमारा ध्येय यही है कि 100 किताबें लिख लेना उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो भी लिखें वो एक जन सामान्य तक पहुँचे।
और राधे श्याम जी जो हैं हमारे जन नेता के रूप में हमारे सामने, यही उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा। किसी भी इस तरह की विराट जो व्यक्तित्व होते हैं, इनको पूरे तौर पे समझना, इनको इनके रूप में समझना, इनको इनके सत्य रूप में समझना, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मौजूद चीज़ है। और अगर हमने उनको वैसे नहीं समझा या वैसे लोग नहीं समझा पाए तो उन पे आप फिर कुछ भी करते हैं। चलिए भाई, ये मज़ेदार